हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ एक इवेंट के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि उस इवेंट के पीछे जो स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग और हिडन डायनेमिक्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं रिहाना के रिसेंट इंडिया विजिट की और उनके ब्रांड फैंटी ब्यूटी के अराउंड जो हाइप क्रिएट हुआ। सबसे पहले ऑनेस्टली बताओ, जब तुमने रील्स देखी होगी, इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट देखे होंगे, तो तुम्हें भी लगा होगा कि ओह, फैंटी ब्यूटी अब इंडिया में लॉन्च हो रहा है। सेम थॉट काफी लोगों का था, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। फैंटी ब्यूटी ऑलरेडी 2025 में इंडिया में लॉन्च हो चुका था, तो फिर ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ, रिहाना का आना, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना, ये सब क्यों? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इंडिया का ब्यूटी मार्केट अभी एक ऐसे फेज में है जहां ग्रोथ लिटरली एक्सप्लोड हो रही है, यंग ऑडियंस इंक्रीज हो रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हाई है, मेकअप और स्किन अवेयरनेस बढ़ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग अब सिर्फ लोकल ब्रांड्स नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी एक्टिवली ट्राई करना चाहते हैं। इसी वजह से ग्लोबल ब्रांड्स के लिए इंडिया एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन गया है, और ये बात ऑब्वियसली बड़े बिजनेस ग्रुप्स को भी पता है। अब यहाँ एंट्री होती है ईशा अंबानी और उनके प्लेटफॉर्म टीरा ब्यूटी की। देखो, अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लगती है। अगर तुम 2024 वाले फेज को याद करो, जब आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग हो रही थी, तब क्या हुआ था? इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज इंडिया आए, ग्लोबल अटेंशन इंडिया पे आया, और एक मैसेज सबसे डिलीवर हुआ। इंडिया इज नॉट जस्ट अ मार्केट, इट्स अ पावर हाउस। और रिहाना भी उस टाइम पे इंडिया आई थी परफॉर्म करने। अब अगर टाइमलाइन कनेक्ट करो, 2024 रिहाना इंडिया आती हैं, वेडिंग फेज। 2025 फैंटी ब्यूटी इंडिया में लॉन्च होता है। 2026 फिर से रिहाना इंडिया आती हैं, इवेंट होता है। तो ये सब रैंडम नहीं लगता, ये एक प्लान बिल्ड अप लगता है। जैसे पहले एक्सपोजर दिया गया, फिर एंट्री ली गई, और अब स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग की जा रही है। अब इवेंट की बात करते हैं। सरफेस भी सब परफेक्ट लग रहा था। इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, लग्जरी सेटिंग, वायरल कंटेंट। जानवी कपूर भी वहां थी, और ईशा अंबानी और रिहाना के मोमेंट्स भी वायरल हुए। बट अगर थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ चीजें थोड़ी ऑफ भी लग रही थी। जैसे ओवरऑल वाइब थोड़ी कंट्रोल थी, नेचुरल कम और क्यूरेटेड ज्यादा। कुछ लोगों को लगा ईशा अंबानी थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लग रही थी, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज यूजुअली उनका प्रेजेंस काफी कंपोज्ड होता है। बट इसका एक एंगल ये भी हो सकता है, इवेंट का फॉर्मेट ही डिफरेंट था, ऑडियंस मिक्स अलग था, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेस, और फोकस ज्यादा ब्रांड पे था, ना कि पर्सनालिटी पे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी है। आज के टाइम पे मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है वायरल रील्स, इन्फ्लुएंसर स्टोरी टेलिंग, कैंडिड मोमेंट, बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स, और इस इवेंट में ये सब परफेक्टली यूज हुआ। आपने नोटिस किया होगा, हर इन्फ्लुएंसर ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कंटेंट डाला, हर रील में सेम काइंड ऑफ एस्थेटिक था, और सब में एक ही मैसेज इनडायरेक्टली पुश हो रहा था, दिस इज द प्लेस टू बी। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये प्लान्ड होता है। अब तक सब नॉर्मल लग रहा था, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी। बट अब बात आती है उस चीज की जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होता है, हिपोक्रेसी वाला एंगल। फैंटी ब्यूटी को जब भी प्रमोट किया जाता है तो एक लाइन ऑलमोस्ट हर जगह रिपीट होती है, इट्स क्रूएलिटी फ्री। मतलब प्रोडक्ट्स बनते वक्त एनिमल्स को हार्म नहीं होता। और ऑनेस्टली ये एक पॉजिटिव बात है, बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग कंपेयर करते हैं, ब्रांड क्या बोल रहा है और फाउंडर क्या कर रहा है। रिहाना का नाम काफी टाइम से इस डिस्कशन में आता रहा है। वाई? बिकॉज वो मल्टीपल टाइम्स रियल फर और एनिमल बेस्ड आउटफिट्स में देखी गई हैं, और सिर्फ एक दो बार नहीं, काफी बार। और जब लोगों ने इसको क्वेश्चन किया तो उनका रिएक्शन ज्यादा डिफेंसिव या डिसमिसिव टाइप का था। तो यहाँ एक जेन्युइन कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर ब्रांड क्रूएलिटी फ्री है तो क्या लाइफस्टाइल भी वैसे ही होना चाहिए, या फिर दोनों अलग चीजें हैं? अब जो रिसेंट इंडिया इवेंट हुआ, उसमें भी उनका आउटफिट डिस्कशन का पार्ट बन गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें लेदर यूज हुआ था। अब यहाँ पे दो साइड्स बन जाती है। साइड वन, आउटफिट अलग चीज है, मेकअप ब्रांड अलग। साइड टू, अगर आप क्रूएलिटी फ्री प्रमोट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये डिबेट सिंपल नहीं है, बिकॉज दोनों साइड के अपने वैलिड पॉइंट्स है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। फैंटी ब्यूटी का कनेक्शन LVMH से है, और LVMH कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये मल्टीपल लग्जरी ब्रांड्स कंट्रोल करती है। और इसी ग्रुप के अंडर सेफोरा भी आता है, और सेफोरा भी इंडिया में एक्सपेंड हो रहा है अंबानी नेटवर्क के थ्रू। तो एक तरह से देखो तो सेम इकोसिस्टम, सेम मार्केट, मल्टीपल ब्रांड्स, ये कंपटीशन कम और एक्सपेंशन ज्यादा लगता है। अब बॉलीवुड साइड पे आते हैं। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो
तो काफी सटल शिफ्ट्स हो रहे हैं, जैसे करीना कपूर, कियारा आडवाणी, सुहाना खान ऑलरेडी टीरा के साथ लिंक्ड है और अब जानवी कपूर का शिफ्ट नोटिसेबल है। पहले वो नायका के साथ हैविली एसोसिएटेड थी, फिर धीरे धीरे वो कनेक्शन कम हो गया और अंबानी इवेंट्स में उनका प्रेजेंस बढ़ने लगा। अब कटरीना कैफ का एब्सेंस भी नोटिसेबल है, बट इसका रीजन सिंपल है, उनका ब्रांड के ब्यूटी नायका के साथ पार्टनर्ड है, तो ऑब्वियसली वो राइवल प्लेटफॉर्म के इवेंट्स में नहीं आएंगी। एंड में बस इतना ही, ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, बट ये समझना जरूरी है, मार्केटिंग हमेशा रियल नहीं होती, ब्रांडिंग और रियलिटी अलग हो सकती है और बड़े डिसीजंस काफी कैलकुलेटेड होते हैं। एज अ ऑडियंस इन्फॉर्म रहना ही बेस्ट है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या ये नॉर्मल मार्केटिंग है या आपको भी कुछ चीजें ऑफ लगती हैं? कमेंट में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।